बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, नेशनल असम्बली एक दफ़ा फिर मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अवामी नुमाइंदे आपस में गुत्थम गुत्ता होते रहे, तल्ख ज़बान इस्तेमाल की गई, गालियाँ दी गई और बात तो आज हाथापाई तक जा पहुँची। ये तमाम मामला गुज़िश्ता रोज़ से चल रहा है जब PTI की जानिब से एक अमेंडमेंट, जो आइनी अमेंडमेंट है सैनेट इंतखाबात के हवाले से, वो जमा कराई गई और PTI ये चाह रही है कि ओपन बैलेट पे सैनेट इंतखाबात हों। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी गई PTI और मौजूदा हुकूमत ने यह अमेंडमेंट 26वीं आइनी तरमीम जब हाउस में पेश की तो अपोजिशन अरकान ने इसकी भरपूर मुखालफत की। एजेंडा आइटम्स को फाड़ के फेंक दिया गया, एक दूसरे के पॉइंट स्कोरिंग की गई और फिर हमने देखा कि आज तो बाकायदा तौर पर आप ये फुटेज देख रहे हैं कि किस तरह से अवामी नुमाइंदे जो वोट लेके आए हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को, आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस तरह से ये असम्बली में क्या कुछ हो रहा है। आपस में एक गुत्थम गुत्था हुए, हाथापाई की और साथ में गालियां दी गई, तल्ख कलामी की गई। ये तमाम मामला आज नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में होता रहा। आज इस पर बात करेंगे किस तरह से आगे चलेगा हाउस। जब से PTI की हुकूमत आई है हम देख रहे हैं कि असम्बली के सेशंस होते हैं, लेकिन उन सेशंस में कानून साजी उस तरह से नहीं की जाती जिस तरह से गुज़िश्ता अदवार में, गुज़िश्ता हुकूमतों में हम देख चुके हैं। ये मामले को लेके आगे बढ़ाना PTI का फ़र्ज़ है, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं अपोजिशन का ये रवैया रहा तो पाकिस्तान के लिए वो नुकसानदेह है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और इम्पॉर्टेंट मैटर है और वो मैटर PDM से रिलेटेड है। आज PDM की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई है और उन्होंने कहा कि फ़ैसले करने हैं। क्या लॉन्ग मार्च होगा, अदम एतमाद की तहरीक आएगी वज़ीर आज़म के खिलाफ, या फिर धरने की तरफ जाएंगे, इस्तीफ़ों की तरफ जाएंगे, आखिर होगा क्या? इन तमाम मामलात को आज हम इसने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिशियंस हमारे साथ होंगे तीनों पार्टीज से और जानेंगे कि इस नेशनल असम्बली में क्या कुछ हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आपको दिखाते हैं और बताते हैं फिर आज नेशनल असम्बली में क्या कुछ हुआ है और अवामी नुमाइंदे क्या कहते हैं इस पर। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है अहमद जवाद साहब ने, PTI के सीनियर रहनुमा है। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। नवाब यूसुफ तालपुर साहब सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। हमें ज्वाइन करें, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल असम्बली की आज क्या कुछ होता रहा सर नेशनल असम्बली में। मैं लिटरली आई एम एम्बेरेस्ड। मैं इब्तदाइया दे रहा था और जो फुटेज साथ चल रही थी, मैं शर्मिंदा हूं कि हमारे नुमाइंदे ये हाउस में जहां पे लेजिस्लेशन होनी है, जहां पे कार्रवाई होनी है, जहां पे हमारे मुल्क के कवानीन बनने हैं, वो वहां मछली मंडी बना हुआ है, एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हुए हैं। और यकीन जाने मैंने म्यूट करके चलाई है इस मैं फुटेज में अगर गालियां सुनवाऊं, यू कांट इमेजिन। अहमद जवाद साहब आपसे। जी, जो असम्बली में हुआ है वो तो मेरा ख्याल है टेलीविजन पे आ गया है और मेरा ख्याल है कि जो आपने कहा है कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, इससे मैं डिसएग्री नहीं करता। और अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पार्लियामेंट के माहौल को अच्छा रखें, डिबेट्स करें और एक अच्छे माहौल में डिबेट्स करें। जब भी इस किस्म की कोई सूरत हाल पैदा होगी तो जाहिर है कि अवाम के लिए कोई अच्छा मॉडल नहीं होगा। और बाकी ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर ये सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं है, बल्कि इस किस्म के वाक़यात आपको जापान की पार्लियामेंट में भी नज़र आते हैं, साउथ कोरिया में भी नज़र आते हैं, इंडिया में भी नज़र आते हैं। तो ये कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कोई अनहोनी बात भी नहीं है, लेकिन ये है कि बेहतरी इसी चीज़ में है कि पार्लियामेंट का एक अच्छा माहौल रखा जाए ताकि अवाम को एक अच्छा मॉडल डिबेट का और
जो है वो पेश किया जा सके। अहमद साहब, जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, या तो ओपोजिशन आप लोगों को काम नहीं करने दे रही, या फिर आप लोगों में उस तरह से कैपेबिलिटी नहीं है कि इजलास को या ओपोजिशन को साथ लेके चला जा सके। हम देखते हैं कि तकरीबन हर दूसरे इजलास में ऐसे ही हंगामे हो रहे हैं सर। देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट की आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो तकरीबन आपको हर दौरे हुकूमत में इस किस्म के मनाजिर आपको नजर आएंगे, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहे। और बाकी पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर हैंडल, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, पीटीआई कैसे उसको हैंडल करे। पीटीआई पार्लियामेंट जो है वो अपोजिशन का भी है और वो गवर्नमेंट का भी है। और जब एक तरफ से अगर कोई तुंदो तेज किस्म के जुमले कहे जाते हैं तो जाहिर है दूसरी साइड पे भी कहे जाते हैं। मैं इसी पॉइंट को लेके नवाब साहब से, बिल्कुल मैं इसी पॉइंट को लेके नवाब साहब से पूछना चाहूंगा। आज क्योंकि लड़ाई भी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान हुई, नवाब साहब, क्या हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवान को सही तरह लेके चलना? ओपोजिशन का भी रोल है। ओपोजिशन का रोल क्यों कम होता दिखाई दे रहा है? क्यों आगे लेके नहीं चल रहे? बात यह है कि एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग से मामला शुरू होता है और वो हाथापाई तक जा पहुंचता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का माहौल, इसमें कोई शक नहीं कि हमें भी दुख हुआ कि इस किस्म का माहौल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारी जिम्मेवारी जो होती है वो ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर होती है कि वो अपोजिशन के साथ क्या रवैया रखते हैं, अपोजिशन के सिलसिले में क्या गुफ्तगू करते हैं, अपोजिशन के लिए क्या जुमले कहते हैं। और मैं तो कम से कम 93 से लेके तकरीबन हर असेंबली का मेंबर रहा हूँ। मैंने खुद देखे हैं, लड़ाइयाँ भी देखी हैं, झगड़े भी देखे हैं। लेकिन जो आजकल हो रहा है, जो इस तरह हो रहा है मौजूदा असेंबली में, वो पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि पहली असेंबली में ऐसे न मिनिस्टर्स थे, न ऐसे नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे जो ये लैंग्वेज यूज करते थे। नवाब साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या रीजंस हैं इसकी जो आजकल हो रहा है? पड़ रहा है जी, रीजंस क्या हैं इसकी कि आजकल, आपने कहा कि आजकल जो हो रहा है वो पहले नहीं कभी देखा, पहले भी लड़ाइयाँ होती रही हैं, इसकी रीजन सिर्फ लैंग्वेज है? नहीं, रीजन सिर्फ एक ही है कि अब जो नए लोग आए हैं और नई हुकूमत बनी है और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान की, तो उनकी ज़बान कुछ और किस्म की है। यकीन जानो, मैं आजकल तो असेंबली में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं असेंबली में होता हूँ मुझे बोलते हुए बड़ा वो लगता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जिस ज़बान में ट्रेजरी बेंचेस के लोग बात कर रहे हैं या करते हैं, मैं अगर बात करूँ तो मैं उनको उनकी उस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता, वो जुमले और वो अल्फाज नहीं कह सकता। तो इसके लिए सोचता हूँ कि बेहतर है कि न बोला जाए। लेकिन जब बोलते हैं तो नेचुरली दूसरी तरफ से भी लोग हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, फिर उसमें टेम्परामेंट्स हाई होती हैं और उसमें उसके बाद ये सारा कुछ उस नौबत तक पहुंचा जो आज आपने देखा स्क्रीन के ऊपर, और आपने ये भी देखा कि डायस के ऊपर चले गए, कुछ धक्कम धक्का भी हुई। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये तो मौजूदा हुकूमत के आने के बाद हुई है, पहले इस किस्म की क्यों होती थी? अगर इस किस्म की कोई भी बात होती थी तो यकीन जानो ट्रेजरी बेंचेस के कुछ लोग और अपोजिशन के कुछ लोग मिलते थे और मिल के आपस में वही हाउस के अंदर, लॉबी के अंदर बैठ के तय करते थे कि भाई क्या है क्या नहीं, ताकि हमारा हाउस जो पीसफुल चले। हाउस का पीसफुल चलाना ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेवारी है, अपोजिशन की जिम्मेवारी नहीं है। अपोजिशन इनके हर चीज़ में, हर कदम में वो डालेगी रुखने, लेकिन के उनको हम लोग वो चीज़ें भी कहेंगे जो ये गलतियाँ कर रहे हैं और हम इनको कॉर्नर भी करेंगे और हमसे इनसे ये बात भी करेंगे वहाँ पर जिस तरह से ये लोग जो काम कर रहे हैं उनकी निशानदेही हो, और उसमें चाहे कितनी भी नाराज़गी हो, कैसी भी ज़बान इस्तेमाल करें, कुछ भी करें, लेकिन हकीकतें बयान करना हमारा फ़र्ज़ होता है। गौस नज़ीर साहब, ये अवान का माहौल किस तरह से बेहतर हो सकता है? किस तरह से हम इसे ठीक तरह लेके चल सकते हैं? किस तरह से कानून साजी के अमल को आसान बनाया जा सकता है?
पीटीआई की जानिब से बिल पेश किया गया तो आप लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। उस टाइम फरोग नसीम साहब कहते रहे कि मैं कोई गैर कानूनी चीज़ तो नहीं कर रहा, मैं तो लॉ अमेंडमेंट ला रहा हूं जो कि ऐन कानून के मुताबिक है। अगर आप लोगों को इतना ही इस अमेंडमेंट से आप लोग इस अमेंडमेंट के हवाले से खौफ व ख़तर महसूस करते हैं तो इसमें हाथापाई तक जानने की क्या नौबत आ जाती है? हम क्यों नहीं इस मामले को एक डायलॉग और डिबेट के जरिए हल करते? जब भी कोई अमेंडमेंट आती है या हमारे दौर में तो अगर कोई बिल्स भी आते थे तो भी हम अपनी अपोजिशन से कंसल्ट करते थे, लेकिन वैसे भी अगर अमेंडमेंट आती है, कोई ऐसी चीज़ आती है, तो अगर आपको याद हो तो हमने एक हाउस की कमेटी बनाई थी 18th अमेंडमेंट के लिए, और वो जो हाउस की कमेटी हमने बनाई थी वो इस तरह से बनाई थी, ऐसे माहौल में बनाई थी कि भाई ये कमेटी खुद अपना चेयरमैन इलेक्ट करे। ये हाउस ने भी नहीं फैसला किया था कि कौन इसको लीड करेगा, जिसमें उन्होंने रजा रब्बानी साहब को चेयरमैन इलेक्ट किया और उसने वो सारी प्रोसीडिंग्स चलाई और वो सारी प्रोसीडिंग्स ठीक की और सर, उसके ऊपर एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की, एक दूसरे की बात की। यहाँ पर ठीक इनको तो ठीक पता है कि ये लोग इस अमेंडमेंट को पास नहीं कर सकते, सिर्फ ये इसको अपोजिशन को कॉर्नर करने के लिए ये वो लेकर आए हैं कि भाई देखो हम तो करना चाह रहे हैं, अपोजिशन नहीं मानती, इसलिए करना चाह सर रहे हैं इसी कि पे आपको डिबेट कर पता है लेते कि हैं। आपके कुछ सेनेटर मेंबरान हैं गौस आपसे नियाजी साहब से खफा है मैं और पूछ लेता आपको हूँ, आपको गौस नियाजी साहब नहीं क्यों नहीं करेंगे। चाहते कि आप अमेंडमेंट हो, ये सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से हो, क्यों नहीं चाहते सर आप? अभी से कह रहा था, देखिए जी, हर चीज़ का एक तरीका होता है और हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब ये हुकूमत की जो अमेंडमेंट है या लाना चाहती है, ये हुकूमत की बदनीयती है। ये सिंसियर नहीं है कि या इसमें इलेक्शन रूल्स में कोई तब्दीली की जाए। इस सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि कल को हम लोगों को कह सके कि हम तो शफाफियत चाहते, पोजीशन नहीं चाहती थी ऐसा। तो देखो, ये कोई भी अमेंडमेंट, छोटी से छोटी अमेंडमेंट, 16 दिसंबर 2014 को जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, उसके बाद एक 21वीं तरमीम हमने की, और उससे बड़ा वाक़या शायद पहले 71 में हुआ था, 1671 को, जिसमें पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था। तो इतने मतलब उससे बड़ा वाक़या कोई नहीं हो सकता। उसमें आर्मी तरमीम पे भी हमारे 2 महीने लग गए थे और मुशावरत थी कि किस चीज़ को कहाँ ठीक किया जाए, कहाँ ठीक है, इसके क्या रिजल्ट होंगे। ज़ाहिर कानून साजी है, दोनों निचोड़ पार्टियाँ थी। वो हमारे वज़ीर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठा के आइनी तरमीम का एक मसवदा बना के फिर कौमी असम्बली और सेनेट से पास करा के वो आइन का हिस्सा बनी। ये होता है अमेंडमेंट पास कराने का। सर आप लेकिन अपने यहाँ दौर क्या में है, पास करा लेते, ये ओपन यहाँ बैलेट की, क्या है, फ्लोर क्रॉसिंग ना फिर मेरी होने बात की, सुने। आप अपने दौर में करा लेते। ये देखो, अगर वज़ीर आज़म का काम था कि अगर वो सिंसियर थे तो पोजीशन के साथ रब्ता कर दे, इकट्ठा बैठे कि जी ये बड़ा जरूरी अमेंडमेंट करते हैं, हम उस पर बात करने को तैयार थे। हम यही की बात करें, लेकिन वो वज़ीर आज़म पोजीशन से बात करने को जो है वो समझते हैं सर अपनी पहले कोई तो तैयार उनकी नहीं थे, ऐसी अब तैयार ईगो हो और जाएं। अना चले है कि चले 2.5 सेनेट साल बाद इंतखाबात के बाद आप वो तैयार हो खत्म नहीं जाएंगे? हो सकी। गौस नियाज़ी साहब, सेनेट इंतखाबात के बाद आप लोग तैयार हो जाएंगे इस अमेंडमेंट पे बात करने के लिए? हाँ, तो हम तो अब भी तैयार होते हैं, लेकिन कोई हमारे से बात तो करे ना। ऐसी इतनी बड़ी आर्मी आपने कौमी असम्बली में बगैर मशावरत के पेश कर दी, और हुकूमत को पता है कि उनके पास ठीक। अक्सरियत नहीं है, बल्कि अब अकलियत में है। जवाद अगर जवाद वोटिंग साहब ये कराई क्या है, सिर्फ सियासी स्टंट था कि आपने पेश करना था एक बिल, आपने अवाम को दिखाना था कि ये देखें जी ये दोनों पार्टीज हमारा साथ नहीं दे रही? आपने इससे पहले एक मुशावरत का अमल होता है, बार बार जो ओपोजिशन बेंचेस से लोग खड़े होकर ये कहते रहे, मैं जब कार्रवाई कवर कर रहा था कि जी इस पे कमेटी बनाई जाए, मुशावरत हुई जाए, हर चीज़ का एक SOPs होती हैं, एक लाए अमल के तहत लाई जाए। आपके आज भी मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि आपको अपने MNAs और MPs से खतरा है, इस वजह से आप ये अमेंडमेंट लाए हैं। देखें कंबर, 2 चीजें, एक तो जो आपने भी बात की जी कि क्यों ये बिल लाया जा रहा है, और हमारे भाइयों ने भी ये बात की कि मुशावरत क्यों नहीं की गई। देखिए, मेरा ये सवाल है कि क्या एक हुकूमती बेंचों का ये क्या आईनी हक नहीं है कि अगर वो चाहें कोई बिल पेश करना तो बिल नहीं पेश कर सकते? वो बिल्कुल बिल पेश कर सकते हैं। और आप
पार्लियामेंट के अंदर जो आईनी तरीका है उसके मुताबिक उस बिल को करेंगे ना। पेश करने का मतलब ये तो नहीं है कि वो अप्रूव हो जाएगा। पेश करने का मकसद तो यही है कि हम ये चीज चेंज लाना चाहते हैं, आपको इसके ऊपर एतराज है, आप डिबेट कर लें, आप डेलिब्रेट कर लें और आखिर में आप इसको रिजेक्ट कर दें। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं होता ना कि अगर हुकूमत ने कोई बिल पेश किया है तो उसके बिल की कापियां को फाड़ दिया जाए। क्या ये तरीका है मुशावरत का या डेलिब्रेशन का या डिबेट का? ये तो कोई तरीका नहीं है। फिर आप कहते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या हुकूमत अब आके इनको ये बताए कि अगर पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश किया जाता है तो उसको फाड़ना नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर आप अपना काउंटर आर्गुमेंट देते हैं और फिर आप अपना वोट का हक इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जो नंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसकी मदद से जो बिल जिससे आपको इत्तफाक नहीं है आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या ये इशू क्या है? ये मुशावरत वाला कहां से आ गया इशू? क्या हमने इजाजत लेनी है पहले अपोजिशन से कि अगर हम कोई चेंज करना चाहते हैं? हमारा ख्याल है कि ये तब्दीली होनी चाहिए। और अब आपका उस सवाल का जवाब कि हुकूमत ये बिल क्यों पेश कर रही है, क्या सिर्फ वो खौफजदा है कि उसके एमपीएस जो हैं वो नहीं उसके साथ? देखें बात ये है सर इसमें मैं जो आप कह रहे हैं सर इसमें एक सवाल ऐड कर लें। मैं आपका मैं जिमनी सवाल इसमें ऐड कर लें, फिर आप बिल्कुल तफसीलन जवाब दें। जी जी जिमनी सवाल इसमें ये है, चेयरमैन सेनेट का इंतखाबात हो रहे थे, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में जी तमाम लोग, तमाम सेनेटर्स ये कहते हैं कि हमारा सर जो है शर्म से झुक गया कि जो कुछ हुआ चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में ओपोजिशन के। तो उस टाइम क्यों नहीं लेके आई पीटीआई ये अमेंडमेंट? उस टाइम ओपन बैलेट पे बात होनी चाहिए थी, राइट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन सेनेट। जी जी, मैं उसी पे ही आ रहा हूं कंबर, मैं भी उसी पे ही आ रहा था जो आपने सवाल किया है, जिमनी सवाल जो किया है। देखिए मुझे ये बताएं कि जिनके सर जो हैं वो शर्म से झुक गए उस सेनेट के नो कॉन्फिडेंस के मोशन के बाद, उनके सर शर्म से झुक गए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी या इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत महसूस नहीं की। क्या यह पार्लिमानी तरीका है? अगर आप पीटीआई की एग्जांपल लें तो लास्ट सेनेट के इलेक्शंस हुए थे तो पीटीआई के अंदर से जिन एमपीएस के बारे में एलिगेशंस आई कि उन्होंने अपना वोट इन्फ्लुएंस्ड हुए या बेचा है, उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में 20 एमपीएस आइडेंटिफाई हुए। इमरान खान ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। हालांकि हमारी केपी में उस वक्त इतनी कोई ज्यादा अक्सरियत नहीं थी, हमारी गवर्नमेंट खत्म हो सकती थी उसकी वजह से। इसके बावजूद एक प्रिंसिपल एक्शन लिया, इन्वेस्टिगेशन, आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद सजा। तो जिनके सर शर्म से झुक गए वो खाली सारी झुकाई रखेंगे या कोई इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे? राइट, वेरी वैलिड पॉइंट। आज तक पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने क्या चेयरमैन सेनेट के नो कॉन्फिडेंस के इलेक्शन के बाद, बिल के बाद, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन की? अपनी सफों में वो ढूंढे, वो ब्लैक शीप जिनको आप कह रहे हैं। सर बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात से। गौस नियाज़ी साहब उस टाइम 36 एमपीएस सजा देते अपनी पार्टी से निकाल जी जी 36 एमएनएस को आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि 36 एमएनएस में से 18 हैं जिन्होंने हमारा बात नहीं मानी या फिर 25 हैं, उस पर डिबेट होती रही। हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मिलते रहे, पूछते रहे, उनके नाम तो बता दें आप जिन्होंने आपकी पार्टी को वो दगा दिया हो जी। इसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन आवाम तक पहुंचाई जाएगी, उनको उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा। क्या एक्शन हुआ उनके खिलाफ? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है सर। गौस नियाज़ी साहब जी, आप देखें ना, हर पार्टी ने जो उसमें अपना एक बनाया था और उसमें हमारी शहबाज शरीफ साहब ने भी एक राना मकबूल साहब की सरबराही में कमेटी बनाई थी और उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि ये तो उसकी रिपोर्ट है और ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें, और बाकायदा रिपोर्ट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शहबाज शरीफ साहब को आपने जेल भेज दिया। अब जेल में तो वो क्या एक्शन ले या कोई उस पर करे, उस पर आपने केस कर दिए। जिस असेंबली का अपोजिशन लीडर जेल में वो बगैर कोई केस के, कोई उस पर रेफरेंस तैयार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसको, क्योंकि एक आदमी की ईगो है कि इस बंदे को मेरे सामने नहीं होना चाहिए और वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो सकते हैं, हम जेल से वापस आके नेशनल असेंबली की कार्रवाई अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हम जो ब्लैक शीप्स की बात है उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हैं नियाज़ी साहब? जी जी,
अब मैं आपकी बात दोबारा मैंने कहा क्वेश्चन सर हम रिपीट करें। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर जेल से वापस आकर असेंबली का इजलास अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हम जो अपनी पार्टी में ब्लैक शीप्स हैं जिनका हमने वादा किया वह रिपोर्ट देनी है, उनके खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए, बेजमीर है वो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, रिपोर्ट तो आई है, हर एक पे की है। सर पर एएनपी क्या हमारे कार्रवाई साथ हुई है उस उन्होंने पे? किया है, उन्होंने अपनी सेनेटर को पर शो काज दिया है। सर पीपल्स क्या पार्टी कार्रवाई को हुई है उस बंदा पे? जो उसको दिया। ये जो नारा लगाते हैं कि हमारे 20 हमने इमरान खान साहब ने एक्शन लिया और हमारे 20 एमपीएस को शो काज दिया और उनको निकाल दिया और हमारी हुकूमत खतरे में पड़ गई थी। भाई उसके 2 महीने बाद तो जनरल इलेक्शन थे, अगर वो निकाल दिए तो उनको तो जो निकाले थे बाद में उनको टिकट देके वो दोबारा बन गए, मेजॉरिटी बन गए, और जिनके बगैर गुजारा नहीं होता था उनको आपने नहीं, वापस ले लिया। किसी को और दोबारा जिनको टिकट नहीं मिला। सबको, उनमें से 12 दोबारा असेंबली में वापस आए, और जिनके मुतबादल था उनको मुतबादल कर लिया। ये आप लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, और ये हम इस अमेंडमेंट के हक में हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट करने का तरीका होता है। एक तरफ ये है कि इलेक्शन का शेड्यूल भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 11 फरवरी को ये शेड्यूल आ जाएगा, 15-16 से कागजात नामजदगी शुरू हो जाएंगे। तो यही क्या 10 दिन में इतनी बड़ी आईनी तरमीम पास हो सकती है? और ये सारा सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते ठीक है, हैं, टाइम सियासी किल पॉइंट करते स्कोरिंग हैं। का मामला है। नाज़रीन हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। पीडीएम जो है क़यादत सर जोड़ के बैठ गई है, क्या नया निकालेंगे? क्या आदम एतमाद की तहरीक पे इत्तफाक होगा या फिर लॉन्ग मार्च और धरने की बात होगी? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। और पीडीएम की क़यादत सर जोड़ कर बैठी है और सबको इंतज़ार है कि होगा क्या, क्या कुछ नया होने वाला है, क्योंकि आज का जो इजलास चल रहा है उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं होगा तो एक नई तारीख दे दी जाएगी। पहले वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े की बातें हुई और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बातें चल रही हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हुक्मरान जमात से कि आज पीडीएम का जो इजलास हो रहा है, अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी? जी जवाद साहब, आज मुतवक्के है लॉन्ग मार्च का ऐलान? आपकी डिस्टॉर्शन आ रही है, मुझे आवाज आपकी बीच मैं जवाद साहब मैंने तो आपसे ये जी जवाद साहब मैंने आपसे ये पूछा, आज पीडीएम की क़यादत जो है इजलास कर रही है, अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी? आने देंगे डी चौक इस्लामाबाद इन्हें? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों, उनका पहला कॉन्टेस्ट तो अभी आई थिंक 19-20 फरवरी से ज़िमनी इलेक्शंस में होना है। उसके बाद दूसरा कॉन्टेस्ट जो है वो सेनेट के इलेक्शंस में हो रहा है। मेरा ख्याल है कि दोनों पीडीएम और हुकूमत इस वक्त फोकस्ड हैं सेनेट के इलेक्शंस के लिए, ज़िमनी इलेक्शंस के लिए। उसके बाद देखेंगे लॉन्ग मार्च आती है कहाँ आती है। अब हम थोड़ा सा वो शेर आया वाली सूरत हाल पैदा हो गई है कि पिछले 3-4 महीने से हम सुन रहे हैं शेर आया, लेकिन वो शेर आता नहीं है। तो अब तो हमें यकीन ही नहीं होता कि अगर वो कहें कि हम अब मिड ऑफ मार्च में कोई लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, अब उसका कोई नाम भी ये तब्दील करना सोच रहे हैं। महंगाई मार्च। अब नाम ही तब्दील हो सकता है क्योंकि आना तो कुछ है नहीं है। नाम तब्दील कर करके कभी धरना, कभी लॉन्ग मार्च, कभी पिंडी की तरफ जा रहा है लॉन्ग मार्च, कभी इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, फिर लॉन्ग मार्च रुक गया, फिर लॉन्ग मार्च का पता कोई नहीं चला, तो फिर अदम एतमाद की बात हो रही शुरू हो गई। देखिए, पीडीएम की बातों को मेरी भी ये सजेशन होगी मीडिया को भी कि इतना सीरियसली ना लें इनकी बातों को। जब भी ये कोई ऐसी चीज करें तो उसको इग्नोर कर दें तो ज्यादा बेहतर है। नवाब साहब मुझे ये बताएं कि पीटीआई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अदम एतमाद की तहरीक की बात पे अभी तक जो है मनाने की कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून को और जमीयत उलमा इस्लाम को, क्योंकि मौलाना साहब रहबर हैं इस कमेटी के। आप लोग अभी तक उसी बात पे डटे हुए हैं कि अदम एतमाद होना चाहिए, कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना नहीं? बिल्कुल, मैं आपकी
जवाब देता हूँ, लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले जो मेरे भाई ने पहले बातें की हैं उन पर एक दो तीन जुमले कह दूंगा। कि एक तो उन्होंने कहा कि भाई बिल लाने की तो हर एक को गवर्नमेंट को इजाजत नहीं है। क्या? बिल्कुल इजाजत, न कि गवर्नमेंट को, प्राइवेट मेंबर डे पे कोई भी बिल ला सकता है और अमेंडमेंट भी ला सकता है। लेकिन अगर इस किस्म की अमेंडमेंट आए और वो अमेंडमेंट के पीछे उनकी और कोई प्लानिंग हो तो उसकी वजह से ये सारी मामले, सारी चीजें और सारे मामला होते हैं। एक बात मैं भाई को एक बतौर बस कह देता हूँ, अभी तो टू लेट, क्योंकि अभी तो सेनेट का तो आप ही का शेड्यूल, इस इलेक्शन के बाद अगर सिंसियर हो तो आ जाओ, बैठ जाओ, न कि सिर्फ इसके ऊपर सेनेट इलेक्शन के ऊपर, तमाम इलेक्शन के रूल्स और लॉज के ऊपर बैठ के बात करो तो हम उस चीज के लिए तैयार हो नहीं तो जाएंगे। आप तो और सर ये अमेंडमेंट के लिए भी तैयार Sir, हो जाएंगे। और Nawab मेरा sir, काम है Nawab कि sir, मैं you अपनी are जरूरत very से seasoned and very senior politician. I just want to know a single thing. एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आज जो हमारा मुकाबला, हम लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, हमें सड़कों पे देखो, हमारा अवाम के साथ जवे गफीर आ रहा है, हम यहाँ पर बैठ के धरना भी देंगे। दूसरी तरफ आप इन्हें बुलाते हैं कि आज जो जी असम्बली बैठो, हमारे साथ कानून साजी करो। वो असम्बली में बेचारे तहरीक लेके आते हैं, आप वहां पे शोर शराबे शुरू कर देते हैं, वो क्या करें? तहरीक के पीछे बदनीयती है, तहरीक के पीछे इनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं। तहरीक के पीछे इस तरह तहरीकें नहीं आती। एक तो इन लोगों ने ऐसा माहौल नेशनल असेंबली का ख़राब कर दिया है कि मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में बन भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती। इसी तरह से जो सारा सिलसिला है हमको चलाना पड़ेगा। जहाँ तक आपने बात की उसकी कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक हमारा प्रपोजल है जो हमने दिया हुआ है, आज मीटिंग में ज़ेर बहस आएगा। लॉन्ग मार्च की जो डेट है वो भी आज ज़ेर बहस आएगी। लेकिन नेचुरली इन चीज़ों के बाद इत्मीनान रखें, भाई साहब का दिल खुश करेंगे, आएंगे और ऐसा आएंगे कि वो भाई साहब से आके मिलेंगे। और नहीं, हम इनको खाना खिलाएंगे, मेरी तरफ से डिनर पक्का है। और मैं तो ये करीब ही होता हूँ। नहीं, ये जवाद साहब, ये सिर्फ नवाब साहब को डिनर है या फिर पूरे धरने को डिनर देंगे आप लोग? क्योंकि खान साहब ने भी कहा था हलवा खिलाएंगे इधर आएंगे। नहीं, मैंने अपने भाई को डिनर की दावत दे दी है, आप आए और इंशाल्लाह आपको हम डिनर पे इनवाइट करेंगे। नहीं, मैं डिनर भी खाऊंगा आपका और आपको खिलाऊंगा भी से। चलें, ये इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम की हद तक लॉन्ग मार्च इधर आ रहा है। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा। सर, पीपल्स पार्टी इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि एक तो धरना हो, वो हमारी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई है वो अदम इत्माद में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पहली बात ये, आप लोगों का एक, मौलाना साहब और आप लोगों का एक क्लियर मौक़िफ़ है इस्तीफ़ों के हवाले से। वो इस्तीफ़ों का मौक़िफ़ आप पेंडिंग किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की वजह से। आज आपको क्लियर कर दूं कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो हम आज रखेंगे। जी बिल्कुल, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ नवाब साहब, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। गौस नियाज़ी साहब, आप ये समझते हैं कि आज के इजलास में कोई ऐसी आउटकम होगी जिससे पीटीआई पे, मौजूदा हुकूमत पे प्रेशर पड़ेगा? बिल्कुल जी, जब से 20 सितंबर से जब से पीटीएम ने तहरीक का आगाज़ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जो स्टेप जिसका उसने फैसला किया है कंसेंसस से किया है और उसके पूरे रिजल्ट मिले हैं उनको। आज उसका जलसों से लेकर, रैलियों से लेकर, और एक इस्तीफों का ये लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं उससे कह दूं कि जो भी हमने कहा था कि 31 दिसंबर तक तमाम एमपीज एमएलएज अपने लीडरशिप के पास इस्तीफे जमा करा दें। तमाम पार्टियां पोजीशन की, सबने जमा करा दिए। उसके बाद कहा था कि 31 जनवरी तक हुकूमत को मोहलत देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दें। उस पर हमने, उसके बाद हम इजलास करेंगे। 31 तक रिजाइन उन्होंने नहीं दिया, हमारा इजलास हो रहा है। तो इसमें ये कि बड़े हर चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पीडीएम मुत्तहिद है, जो भी फैसले होंगे कंसेंसस से होंगे। जहाँ तक अदम जमात का है, आज पीपल्स पार्टी अपना स्ट्रेटजी बताएगी कि इस तरह मदद एक कामयाब हो सकते हैं। हो सकता है हमारी लीडरशिप कन्विंस हो जाए और ये भी हो सकता है कि हम उनको कन्विंस कर लें। तो अभी तो कोई दरार नहीं है इसमें। कोई समझा कि पीडीएम में कोई दरार है, ऐसी बात नहीं है। नियाज़ी साहब असल में मसला मामला समझे नहीं है। मसला ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप लोग जलसे करते हैं, रैलियां करते हैं और हर
चीज़ जो भी आप करें उसके रिजल्ट निकलते हैं। इस्तीफ़ों की बात का मजाक इसलिए भी उड़ाया जाता है, मरियम नवाज साहिबा ने कहा मेरे शेर इस्तीफ़ा देंगे, और फिर जब स्पीकर कौमी असम्बली ने वो 2 इस्तीफ़े मांगे तो आप लोगों ने कहा नहीं, हमने इस्तीफ़ा नहीं देना है। तो ये जब बातें होती हैं तो फिर पीटीआई को एक जवाब मिल जाता है मजाक उड़ाने के लिए। तो आपने उस इस्तीफे का मतन पढ़ा है? देखो वो तो किसी ने सोशल मीडिया उठा के प्रिंट करा के तो भेज दिया है इस स्पीकर को, और हिदायत ये थी कि ये डिज़ाइन जो हैं ये लीडरशिप को दिए जाएं। उसमें जो इसके बावजूद जो डिज़ाइन उस इबारत ये लिखी थी कि ये मैं डिज़ाइन अपने पर दे रहा हूँ अपने लीडरशिप को, और लीडरशिप जब चाहे ये डिज़ाइन जो है स्पीकर को पेश कर देगी। तो ये लीडरशिप से मशरूत था, और फिर इसका मजाक उड़ाया गया। और ये नहीं कि उन्होंने वो बुलाया और उन्होंने सोचा है, पहले उन्होंने कहा जी लीडरशिप, जब ये हमने डिज़ाइन जो है ना, हमारा जो ये मुआहदा हुआ है, हमारा जो एक तय हुआ है कि हम ये डिज़ाइन जो है हम लीडरशिप को दे रहे हैं, लीडरशिप आज दे दे कल दे दे, अगर कल लीडरशिप हमारा डिज़ाइन आपको भेज दे तो उसको डिज़ाइन तस्वर किया जाए। आपको हमने हमारा इस्तीफा जो है ये लीडरशिप की मर्जी से मशरूत है। तो वो ये इबारत थी जिसका बाद में मजाक उड़ाया गया और कहा कि जी जो 2 नहीं, तो बच्चे इस भाग गए और ये आप लोगों ने कर मशरूत गए, कर दिया और इस्तीफा, वो तो खान साहब सर मेरा मीडिया से उठा के जी, खान साहब ने भी ये मशरूत कर दिया कि आप लूटी हुई दौलत दे दें, मेरा इस्तीफा ले लें। क्या फरमाया आपने? मैंने कहा खान साहब ने भी ये मशरूत कर दिया कि लूटी हुई दौलत दे दें, मेरा इस्तीफा ले लें, अगर ओपोजिशन को इतना इस्तीफा मेरा पसंद है तो। हमारी लूटी हुई दौलत साबित करे ना, हम इंशाल्लाह देंगे। अगर ये साबित करे, एक रुपया साबित करे, हमारी लीडरशिप पे 6 महीने केस चलता रहा, मुल्क की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट और सारे लगे थे, और एक पैसा जो है ना उनको नहीं मिला करप्शन का। और इसका फिर मतलब है ये शर्त अदालत के इसलिए बजाय रखी गई, ना पैसे आएंगे ना साबित होंगे तो ना खान साहब इस्तीफा देंगे। नहीं, खान साहब को ये कि खान साहब अपने जो खुसरो बख्तियार और जो जहांगीर तरीन पे अरबों रुपए की करप्शन का जो FIA की रिपोर्ट है, ठीक, क्या वो से लेके अवाम पे खर्च कर दें, या चलो कम से कम पेट्रोल सस्ता कर दें ताकि अवाम को वो पैसा वापस हो जाए। ठीक, हम तो एक पैसा वापस करने को तैयार है, लेकिन साबित तो हो ना। FIA में तो साबित हो गया है कि गौस साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, PDM क्या फ़ैसले करेगी ये आपसे कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा, और देखते हैं कि अगला लाएअमल PDM का क्या इतना इफ़ेक्टिव है, क्या इतना ख़तरनाक है कि हुकूमत परेशान होगी। कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कंबर_ऑफिशियल पे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।